अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और हमेशा की तरह सियासी बहसें तो हम करते रहते हैं जो कि काफ़ी बोरिंग हो जाती हैं, ख़ुसूसन ईद के रोज़। तो चूँकि आज ईद का रोज़ है इसीलिए हमने कोशिश की कि पॉलिटिकल अफेयर से ज़रा बाहर निकलें और गेस्ट भी आपके सामने वो लेकर आएँ जो कि सिर्फ सियासत से नहीं बल्कि समाज से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और साथ साथ ये कि ईद के रोज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो यही है कि लोग सोशलाइज़ करते हैं, बाहर जाते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं। तो हमने भी आज ये कोशिश की कि डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोगों को दावत दें और हमने उन शख्सियात का इंतखाब किया जो कि अपने अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी फ़ील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को इन्फ्लुएंस कर चुके हैं और बेंचमार्क सेट कर चुके हैं अपनी अपनी फील्ड में। तो तारुफ़ करवाते हैं आपसे। सबसे पहले हमारे साथ पाकिस्तान के मायानाज़ टेनिस स्टार मौजूद हैं, आसाम उल हक कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आसाम तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू जी, मुबारक। थैंक यू। इसके साथ साथ दुआ कवल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज़ की, जो कि यकीनन हर जर्नलिस्ट आपको ईद के रोज़ दफ्तर में दिखाई देगा, तो इसीलिए दुआ यहाँ पर मौजूद हैं। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको। डॉक्टर तैमूर रहमान साहब जो कि एक मायानाज एकेडमिक हैं एंड इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो कि फ़लसफ़े पर जब बात करते थे मैंने भी बहुत कुछ सीखा इनसे। और सबसे बेहतरीन जो इनकी पर्सनैलिटी का एलिमेंट है वो इनका म्यूज़िक है, जिससे वो आवाम को, स्टूडेंट्स को महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक आपको भी मुज़म्मिल। थैंक यू। और इसके साथ साथ एक्ट्रेस कहना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं उनको पॉलिटिकल कमेंटेटर भी समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत से लोग सियासी राय या रखते नहीं हैं या झिझकते हैं उसका इजहार करने से, लेकिन इफ़त उमर साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अपना नाम इंडस्ट्री में तो साबित कर चुकी हैं, लेकिन साथ साथ मुझे जो उनकी चीज़ हमेशा अट्रैक्ट करती है वो उनका जो सियासी बयानिया या पॉलिटिकल कमेंट्री है वो होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इफ़त साहिबा, आप भी। माय प्लेजर मुज़म्मिल, और आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। इसके साथ साथ हमारे सीनियर और एक ऐसे सहाफ़ी जिनकी बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल अफेयर्स पे और सियासी तारीख़ के ऊपर भी, जिनके अंडर मैंने भी काम किया, बहुत कुछ सीखा उनसे। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ईद मुबारक हो सब। थैंक यू। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो आसाम साहब, सबसे पहले तो आप बताइए, आजकल सारे पाकिस्तानी एक बात पे परेशान हैं और वो बात यह है कि तमाम एनर्जी और तमाम हमने जो एफ़र्ट थी वो क्रिकेट की बेहतरी पे लगाई, बाकी स्पोर्ट्स को भूल गए। वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। तो इससे पहले कि आपसे हम ये पूछें कि आपकी ईद कैसी गुजरी, पहले आप ये बताइए कि ये जो हमारा स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है ओवरऑल, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या मिसिंग है? वाई आर वी लैगिंग बिहाइंड इन एवरी स्पोर्ट्स? आई थिंक रिवाइवल फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़रूरी है सारी स्पोर्ट्स का। आई थिंक यू नीड टू हैव द राइट पीपल एट द टॉप जो होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। एंड आई थिंक लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल स्पोर्ट्स ऑल्सो, प्रेसिडेंट लेवल, सेक्रेटरी लेवल, नीचे भी सारे जो लोग होते हैं। अब तो वैसे आप भी प्रेसिडेंट बन गए। हाँ जी, इस आई एम ब्रिंगिंग आउट द चेंज मेरे ख्याल से, जो बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक प्लेयर्स को जो है ना हम एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते। प्लेयरों को रिस्पेक्ट देना, उनको ऑनर करना, वो आई फील लाइक सारी फेडरेशन की सबसे लास्ट जो है ना वो प्रायोरिटी होती है। वंस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर प्लेयर, ऑनरिंग देम इन द राइट मैनर, और उनके बारे में जब सोचना शुरू कर देंगे सारी चीज़ें जो है ना खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो टेनिस में स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द लूप होल्स? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी बड़ा इंटरनेशनल इवेंट करा नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर। वी कांट अट्रैक्ट टू ब्रिंग एनी इंटरनेशनल प्लेयर्स टॉप वाले, क्योंकि हमारे वहाँ पे स्ट्रक्चर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बड़ा टूर्नामेंट करा सकें। तो मेरी सबसे पहली, जब से मेरी प्रेसिडेंट बना अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मेरा मेन फोकस ही ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। एंड वी डोंट हैव वन इंडोर फैसिलिटी इन ऑल पाकिस्तान। टेनिस जो है, एक इंडोर कोर्ट नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो वो गर्मी के 4 महीने आप निकाल लें, बारिश के 2 और निकाल लें, तो 6 महीने तो आप टेनिस ही नहीं खेल सकते पाकिस्तान में। तो हाउ कैन यू प्रोड्यूस इंटरनेशनल प्लेयर्स? तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को नहीं पता थी, फेडरेशन जो पिछली थी उन्होंने भी वर्क नहीं किया। तो मैंने आते ही सबसे पहली चीज़ ये कर रहा हूँ कि वी हैव 4 कोर्ट्स जिनको मैं इंडोर कर रहा हूँ ताकि प्लेयरों को फ़ायदा हो, कोचेज़ को फ़ायदा हो। एंड हमारी जो नेशनल टेनिस फैसिलिटी है, नेशनल टेनिस सेंटर जिसको कहते हैं, वहाँ पे जिम ही नहीं है। तो इफ़ यू डोंट हैव जिम, और तो हाउ यू गोना एक्सपेक्ट कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास फिजिकलिटी उनकी उस तरह बन सकें। तो वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो मैंने बाहर सीखी हैं खेलते हुए एज अ प्लेयर, वो आई वांट टू गिव दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अपने प्लेयर्स को। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराना चाह रहा हूँ, छोटे लेवल के एटलीस्ट। हम सब हर बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट वी कैन डू एज अ नेशन आल्सो ब्रिंग सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इनटू पाकिस्तान, ताकि ज़्यादा बच्चे जो है ना उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें एंड इंटरनेशनल रैंकिंग्स बना सकें। बिल्कुल, ये तो बल्कि हैरत की बात है जो चीज़ें आप बता रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं। दुआ, सहाफ़त में क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो आपकी ईद कैसी गुजरती है न्यूज़ रूम्स में बैठ के और स्टूडियोज़ में? ईद तो ज़ाहिर आप भी समझते हैं कि हमारी ईद की छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक्चुअली प्रोग्रामिंग में थोड़ा होता है, आप थोड़े फ्लेक्सिबल होते हो, बट किसी भी टाइम कोई ब्रेकिंग आ सकती है,
कोई भी ऐसी ब्रेकिंग या कोई भी ऐसी खबर जिसमें आपको बुला लिया जाता है, तो ईद तो ऐसे ही भागम भागे गुजरती है। चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं तो एज अ मैन एज अ वुमेन दोनों को बहुत डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। आजकल तो प्रोग्राम करने से पहले और प्रोग्राम के दौरान और बाद में एक बड़ा चैलेंज होता है कि कोई आप ऐसी बात ना कर दो, कुछ आप ऐसा बोल ना दो जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, यू नो। और घर वाले बहस नहीं करते कि ईद के रोज भी आपने हमें टाइम नहीं देना और तब भी जाके खबर? अच्छा, हमारी लाइफ ऐसे होती है, अब नसरुल्लाह मलिक साहब ही बता सकेंगे। एक्चुअली ना हम जहाँ भी बैठेंगे ना ईद गैदरिंग में, आजकल क्या चल रहा है सियासत में, तो यार छोड़ दो ना, अभी तो मुझे गोश्त खाने दो। नहीं, मलिक साहब का ताल्लुक उस क्लास से है जो छुट्टियां बंद करते हैं एंकर्स की। लेकिन ये किसी भी गैदरिंग में ये भी बैठते होंगे तो यकीनन इनसे भी यही होता होगा, हाल चाल से ज्यादा यही सवाल हो रहे होते होंगे कि क्या चल रहा है मुल्क में, अच्छा फलां की क्या है, कौन कब बाहर आएगा, कौन अंदर जा रहा है, तो इसी तरह के सवाल होते हैं। तो डेफिनेटली चैलेंजेस के साथ आपको काम करना पड़ता है। मुझे मजा आता है क्योंकि मुझे लगता है, मैंने चूज ही इसलिए किया क्योंकि डेली जो है वो डिफरेंट एक चैलेंज होता है, डिफरेंट खबर होती है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, तो डेफिनेटली मैं तो एंजॉय करती हूँ चैलेंज। डॉक्टर साहब, आप चूंकि म्यूजिक के भी काफ़ी शौकीन हैं, तो ईद के रोज़ भी कोई खुसूसी परफॉर्मेंस होती है घर में कोई? नहीं, घर में जो लोग मेरी मौसीकी रोजाना तकरीबन सुनते हैं वो कहते हैं एक दिन तो माफ कर दो, आज ईद का दिन है, आज ना गिटार बजाना। सही। तो ईद पे वैसे रूटीन यही होती है कि घर में लाहौर में ही आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, बेसिकली फैमिलीज को मिलते हैं। अब वो माँ प्यो को भी और फिर ससुराल को भी और मामुओं को भी और सबको, चाचियों को, चाचों को। सही। ओवरऑल मैंने वैसे देखा था, आपने एक वीडियो बनाई थी जो सोलर हमारी जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर, और कहा कि ये सोलर एनर्जी को टैक्स करने जा रही है गवर्नमेंट, ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पर आपके खिलाफ कोई बैकलैश भी अच्छा खासा आया? नहीं, उस पर नहीं आया सरप्राइजिंगली। नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो खबर आपने दी है ये अभी कंफर्म नहीं हुई। वो तो बहुत मामूली बैकलैश है। बिल्कुल ऐसे ही। आपको ज्यादा बैकलैश आता है मेरे से। ऐसे ही है। नहीं, वो लोगों ने कहा कि नहीं जी, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है वगैरह, जो कि गवर्नमेंट ने कहा था। मगर जो मेरी खबर थी वो भी दुरुस्त थी, क्योंकि गवर्नमेंट के टेबल पे प्रपोजल भी मौजूद था, तो और अभी भी डिस्कस हो रहा है। और अभी उन्होंने मेरा ख्याल है 3.53 रुपीज़ और जो है बिजली का रेट जो है उसमें इजाफा किया है। तो बजट अभी रिसेंटली आया है, तो आपको लगता है कि अभी पाकिस्तान का एक आम शहरी जो है वो अफोर्ड कर सकता है इस तरह की इन्फ्लेशन के बाद डेली लाइफ को कैरी आउट करना? अभी थोड़ी देर के लिए ईद के वक्त सिर्फ हालात अच्छे हैं, क्योंकि वो बम्पर क्रॉप हुई है ना गंदम की, तो इन्फ्लेशन तकरीबन 25 से 12% पे 11.8 पे आई है। मगर उसमें कोई, मैं समझता हूँ हुकूमत का या इकोनॉमिस्ट का कोई कमाल नहीं है, वो तो हमारे किसानों का कमाल है कि उन्होंने इतनी बम्पर क्रॉप दी। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि इस खित्ते की तारीख में रिसेंटली इतनी कभी सस्ती चीज़ें नहीं हुई जो हमने कर दी हैं। आई थिंक दैट्स अ बिट एग्जैजरेटेड, क्योंकि 11.8% इन्फ्लेशन भी कोई कम इन्फ्लेशन तो नहीं है। पिछली हुकूमत में जब डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो रही थी, तो यहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत है वो मार्चेस निकाल रही थी महंगाई के खिलाफ, लेकिन कम तो की है ना, कम हुई है। ये तो नहीं कि ज्यादा हुई है। और जो हुकूमत होती है वो क्रेडिट भी, एंड गिव देम डेविल द ड्यू, लाइक अगर उन्होंने कम कर ही दिया है, क्योंकि आज तक कम नहीं हुई, आज तक कम नहीं होती कोई चीज। इफ़त साहिबा को मैंने इसलिए बुलाया कि ये सियासी तौर पे काउंटर कर। एब्सोल्युटली वेरी गुड, डेविल्स एडवोकेट। तो इफ़त आप इस तरह से हुई, सॉरी, कि वो जब पंजाब की सीएम साहिबा ने जब वो नई गंदम खरीदी, तो वो लोग जो है मार्केट पे बेचने पे मजबूर हुए, तो उसकी वजह से वो गंदम की कीमत गिरी है, तो फूड इन्फ्लेशन का। तो इफ़त, आप ये जो अभी सियासी बहस चल रही है, वैसे तो शोबिस के लोग इतना बहस चल रही है, जंग चल रही है, मतलब मैंने हालत जंग में, ये जंग आपको रोज लड़नी पड़ती है? मतलब घर में भी लोग सवाल करते हैं, दोस्त भी सवाल करते हैं। मैंने कितनी दफा ये बात पहले बताई भी कि इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, माय इन-लॉज, एवरीबॉडी अराउंड मी इज अ पीटीआई सपोर्टर, सो आई एम द ओनली वन। और यकीन करें कि वो सब मुझसे डरते हैं, मैं उनसे नहीं डरती। बिकॉज अगेन, जब आप लॉजिक पे बात करते हो और आप सही बात करते हो, तो अगलों के पास सिर्फ जज्बे से तो काम नहीं बनता ना। तो आप एक्सेप्शन कैसे हैं? शोबिस के लोग तो उनके सैर में मुब्तला हैं सारे, मतलब मैं तो जिनको देखता नहीं, देयर वाज अ टाइम आई वाज हिज फैन टू, शुरू में, बिकॉज मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये भी बात में नहीं, 80s में तो खैर हम बहुत ही थे, 80s में तो हम बहुत ही थे, जब तक वो एक क्रिकेटर और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। एंड देन जो उनका एक इमेज हमारे सामने था, वी एक्चुअली थॉट के ये जो कह रहे हैं ये वाकई ऐसा ही करेंगे और इनको पता है सब कुछ। लेकिन वो जो धरने के दिनों में फिर एक्सपोज हुए हैं
के अंदर 2013 में डिसाइड किया, 13-14 में, मतलब वो दैट वाज द टाइम जब मैंने कहा यार गलती हो गई। अच्छा ठीक है, ठीक है। मलिक साहब, आप पहले तो छुट्टियां जो एंकर्स की बंद करते हैं, फिर अपनी आपकी एक्टिविटीज क्या होती हैं ईद के रोज, ये बताइए। अच्छा, पहली बात तो ये है मुजम्मल कि मैं मेरे ख्याल में अपना क्रेडिट लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ज़िंदगी भर कोशिश की कि मैं जहाँ भी मैंने जॉब की है, मैं मालकान की साइड पे कभी खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा मैंने कारकुनों की साइड पे खड़ा होने की कोशिश की, और कोशिश होती है कि लोग, लेकिन मजबूरी ये है कि खबरें चलानी है, फिर मजबूरी ये भी है कि आपको प्रोग्राम भी करने हैं, आपको प्रोग्राम करना पड़ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए शायद टफ जॉब तो है मीडिया इंडस्ट्री की। लेकिन दूसरा असल मसला जो है वो जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ईद के रोज़ भी आपने हमें बुला लिया। वो ताला ईसा खेलवी साहब थे ना, तो उनके बारे में मानला साहब कहा करते थे कि इनको शादी पे भी बुला लें तो ये दुखी गाने शुरू कर देते हैं। तो जब आप साथियों को बुलाएंगे, मैडम को खबरें बुलाएंगे, क्या ख्याल है? आप हमारे स्टार, टेनिस स्टार को बुलाते हैं, आप डॉक्टर साहब को बुलाते हैं ताकि कोई मजे का बैलेंस हो जाए ना, पॉजिटिव और साथ साथ नेगेटिव खबरों का। तो सब एक संजीदा बात ही करने लगा था वैसे आपसे, और वो ये थी कि रिसेंटली अभी डेफेमेशन का जो लॉ पास हुआ है, तो आप एज ए जर्नलिस्ट कैसे देखते हैं इसको? बिकॉज आपने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को रन भी किया हुआ है, इसके बाद आसान है सेल थ्रू करना इस मीडिया इंडस्ट्री से? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी का एक अलमिया रहा है। अभी बात हो रही थी, जो मैडम भी बात कर रही थी, लीडर्स की फॉलोइंग होना कोई बुरी बात नहीं होती। हम अपने हुक्मरानों को, अपने सियासतदानों को जब मुर्शद और उनको एक मसीहा के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, वहाँ से तबाही का आगाज़ हो जाता है। कोई भी हो, अब इसका अगर आप पूरी इंसानी तारीख उठाकर देख लीजिए, कौमें तब डी ट्रैक होती हैं कि जब किसी एक फ़र्द को वो हरफ आखिर समझ लेती हैं। अब वो इतनी मोहब्बत में, कैसे किसी ने कहा था ना कि इंसान मोहब्बत में भी तबाह होता है और नफरत में भी तबाह होता है। तो ये जो एक्सट्रीम की मोहब्बत है ना, समटाइम आपको सोचने समझने की, वो कर रहे हैं, तबाह हम हो रहे हैं, वो उससे फिर सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे यहाँ सोसाइटी इस हद तक डिवाइड हो चुकी है कि अगर मैडम इफ़त ये कहेंगे ये लाइटें जो जल रही हैं, तो इनका जो मुखालिफ उसने कहना देखिए अंधेरा है, वो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा कि ये जो बात कर रही हैं सुना तो जाए, समझा जाए इस बात को। तो ये आज बड़ा चैलेंज है। और ये जिसकी आप बात कर रहे हैं कानून की लेजिस्लेशन, लेकिन वो सिर्फ क्या फेक न्यूज़ को तो बंद कर लेगी? मैं आपके अलावा हमसे ये कहा जाता रहा, जब हमारी सहाफ़ती तंजीमें थी, आज की बात नहीं है, कई सालों से इमरान खान साहब आए, उन्हें भी गिला था, उनसे पहले मुशर्रफ साहब थे, उनको भी गिला था। हुक्मरानों को तो गिला होता है कि उनके खिलाफ बात ना की जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए थी। जो मीडिया ने या सोसाइटी ने, अब देखें, इल्ज़ाम तराशी इस हद तक, ब्लेम गेम इस हद तक, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन मैं आपके ऊपर कोई ना कोई फतवा लगा देता हूँ। ये जो इस कल्चर ने आपको सोसाइटी में इतना क्रिटिसिज्म पैदा कर दिया है। जो भी बात कर रहे थे ना, आप चाय वाले के पास जाए, सकें 2 कप चाय बना दो, कहना मुर्दा की बनेगा, वो चाय नहीं बनाता, वो आपसे पूछना चाहता है बनेगा क्या, जो दुआ बात कर रही थी कि आप कहीं इतनी पोलिटिसाइज सोसाइटी, इतनी ओवर रिलीजियस सोसाइटी शायद ही दुनिया में कहीं हो। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी मेहमानों के साथ जारी है, ईद के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी कंटिन्यू करते हैं। असम जो इन्होंने बात कर रहे हैं कि ओवरली पोलिटिसाइज्ड सोसाइटी है, आप भी एज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दो यूर अ स्पोर्ट्समैन, बट आप पे ये प्रेशर होता है कि लोग पूछें आपसे कि यार तुम्हारी सियासी राय क्या है, वेयर डू यू स्टैंड इन दिस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क? जहाँ पर मेरा हमेशा से स्टैंड तो वही रहा है कि मैं इतना पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ। एज ए स्पोर्ट्समैन मैं हमेशा कोशिश ये की कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स वाले भी पॉलिटिशियन बन जाते हैं ना, वो हाँ जी, उसके बाद बनते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी जो सर बात कर रहे थे, आई फील लाइक जो मेन रीज़न हमारा, आई फील लाइक एज डाउनफॉल जो है नेशन का, बहुत पॉलिटिक चीज़ें भी हो रही हैं मुल्क के अंदर, बहुत पॉलिटिक लोग भी हैं मुल्क के अंदर, लोग उनको कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर देते हैं। वी फोकस टू मच ऑन द नेगेटिव्स। जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, बाकी सारी कंट्रीज़ के हम पॉलिटिक्स देखते हैं, उनके नेगेटिव को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। अपने मुल्क में आके हम सारी की सारी नेगेटिव चीज़ों को जो ना हाईलाइट कर रहे होते हैं। जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं या आप देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं करते, अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसकी टांगें खींचना ज़रूरी है हमारे लिए। और आई फेल्ट दैट इन माई एंटायर करियर ऑल्सो। जब मेरी अच्छी विन्स हुई हैं, बड़ी बड़ी जो भी है, आई फील लाइक पाकिस्तान में इतना फेडरेशन का जो काम था, जो गवर्नमेंट का था, उसका नहीं किया गया। तो जहाँ पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो हाईलाइट द पॉजिटिव्स इन आवर कंट्री, इन आवर पीपल, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। जब आप नेगेटिव्स को ही रखते हैं, याद उन्हीं को प्रमोट करते रहते हैं, तो फिर वो टेनिस, लेकिन इट इज स्टिल कंसीव्ड कि इट्स एन एलीट स्पोर्ट। उसकी वजह है कि अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल का या कोई और जाता है ट्रेनिंग लेने, उसको फीस ही ऐसी मांगी जाती है कि वो अप्रोचेबल ही नहीं है। आप अग्री करते हैं? नहीं, बिकॉज पब्लिक कोर्स बहुत कम है।
वी हैव मोस्टली प्राइवेट जो है ना क्लब्स हैं, अब उनकी अपनी अपनी मेंबरशिप्स हैं, स्टफ लाइक दैट। जब आप पब्लिक कोर्ट अवेलेबल कर देंगे, जैसे फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, थोड़े से और बना दें, पब्लिकली कर दें, तो उसमें आई थिंक इट विल मेक इट वेरी मच ईजियर। अब मैं जब से प्रेसिडेंट बना हूँ, वहाँ पे नेशनल टेनिस सेंटर में स्कॉलरशिप दी हुई है, जो भी टॉप 4 लड़के लड़कियाँ हैं, अंडर 18, 14, 12 मैन विमेन, उनको फ्री स्कॉलरशिप है सारी, वो वहाँ पे आके रह भी सकते हैं, उनका खाना पीना भी सारा फ्री है। एंड आई स्टार्टेड एन एस प्रोग्राम एज वेल, जिसमें मैं 20 से 25 बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियली, उनके बाहर के टूर्स भी लगवा रहा हूँ कि कोचिंग, ट्रेनिंग, बॉल फीस, कोर्ट फीस, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली हुई है। मेरा मकसद ये है एज अ प्लेयर भी, एज अ प्रेसिडेंट भी, कि मुझसे बेहतर प्लेयर्स बने बेसिकली। आई डोंट वांट जो हॉकी के साथ हुआ है, जो स्कॉश के साथ हुआ है, जहांगीर भाई जामशेद के बाद 30 साल लगे हमें एक चैंपियन प्रोड्यूस करने के लिए, तो आई वांट टू मेक मोर एसाम्बुलर क्रेसी या मुझसे बेहतर हों, क्योंकि आई हैव लर्नड दैट नाउ, मुझे पता है कि प्रोसेस क्या है सारा। और इन कंपैरिजन टू इंडिया, वहाँ पर जिस तरह ये स्पोर्ट थ्राइव कर रही है, आपको लगता है कि फार अहेड ऑफ अस इन दिस? वो नहीं, बहुत ज़्यादा यार। अब मैं आप जिसको बात कर रहा था मैं आपसे, हम यहाँ पे एक इवेंट नहीं करा सकते ATP लेवल का, हमारी पूरी हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। इंडिया में साल के कोई 10 से 15 होते हैं वो ATP के लेवल के। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की, अब अल्लाह करे खैर से, फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री ATP की टीम आ रही है जुलाई में टू सी आवर फैसिलिटीज़। मैं उसी पे फैसिलिटीज़ को ज़रा वर्क कर रहा हूँ मैं, एंड प्रॉब्ली इंशाल्लाह मेरा टारगेट है टू हैव आवर फर्स्ट ATP इवेंट नेक्स्ट ईयर इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री। चलें, वी विश यू आर बेस्ट फॉर दिस। ये दुआ जो बात कर रहे थे मलिक साहब कि चलें ठीक है, जो स्टेट की तरफ से सेंसरशिप के लॉज लाए जाते हैं या इस तरह के डेफेमेशन बिल आ रहे हैं, एक जो बर्डन ऑफ प्रूफ देना पड़ता है किसी को जिसने वो कसूर नहीं भी किया, इस सारे मसले में हम इसलिए भी फंसे कि कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ की एक पूरी सिस्टमेटिक कैंपेन चला दी, नुकसान पहुंचाया लोगों को, वो भी रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है? मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ की है, स्टेट भी है और वो लोग जो एक्चुअली ना इशू को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो एक फेक न्यूज़ का बाजार गर्म हुआ है ना, तो उसके अंदर जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ट्रू मीनिंग्स में खबर देते हैं या खबर को आगे तक लेकर आते हैं, वो भी उसी उसी में आ जाते हैं। लेकिन अब स्टेट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अब इस कानून से आप क्या मेजरमेंट आपका क्या है, आप किस तरह से पकड़ रहे हो ये सही है या ये गलत है, और जो गलत को पकड़ रहे हो जिस तरह का इस लॉ में है, उसमें तो फिर वो सही भी उसके अंदर आएगा ना, होना चाहिए। मुझे लगता है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हमारे हर इदारे में, इंक्लूडिंग मीडिया, सोशल मीडिया। इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो अभी बात हो रही थी ना कि हम एक मसीहा, एक फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। बेसिकली हम निज़ाम को बदलने की बात नहीं करते, हम कहते हैं ये इंसान जो है ना, ये हमें बस चांद पे ले जाएगा। लेकिन आम शहरी अगर किसी से इतनी मोहब्बत या नफरत करे तो समझ आती है कि पॉलिटिकली शायद इतना लिटरेट उसको ना किया हो। साफ़ी भी क्यों फंस जाते हैं इस जंगल में? साफ़ी इसलिए फंस जाते हैं, वही जो मैं पहले बात करी थी कि 2 फंसते हैं ना 10 में से, 8 नहीं फंसते। तो जो 2 हैं उसकी वजह से वो 8 भी मशकूक हो जाते हैं। ये आपका अपना माइंड, अपना आपका इंटेलेक्चुअल, ऐसा चुना अपना इंटेलेक्चुअल बड़ा ऊंचा चुना है। हाँ, तो आपका माइंड ऐसा है ना, आपकी अपनी एक जो ग्रिप है न्यूज़ पे, बेसिकली जो मैंने सीखा है, ये आपने यहाँ से जज करना है ना, ये सही है या गलत है। तो अगर आप इन्फ्लुएंस हैं, मुजम्मिल से हूँ मैं फिर वो कहूँगी ना जो मुजम्मिल कह रहा है, और मुजम्मिल वो बात कर रहा है जो वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में है, तो मैंने भी फिर उसी को कैच करना है, तो डेफिनेटली फिर मैं उसमें फॉल कर जाऊंगी। सही, मतलब वो भी एक रिएक्शन जो है वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ़ियों की भी है। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह मलिक साहब बात कर रहे थे कि एक्सट्रीमिज़म का भी एक अच्छा खासा इशू है इस मुल्क के अंदर, आप चूँकि एकेडेमिया में एक लंबे अरसे से सर्व कर रहे हैं, फैज़ और जालिब की शायरी भी हम आपसे सुनते रहते हैं, सोशलिज़म की बात भी आप करते हैं, आपको लगता है कि ये ट्रेजेक्ट्री हमारी कुछ ना कुछ रिवर्स हुई है, या फिर जो माइंड आता है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके जाता है, कोई फ़र्क पड़ता है उसके जज्बात पे इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट? तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी काफ़ी वेरी करता है और डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आप हैं। अच्छा। मगर ओवरऑल मेरा ख्याल है कि जो इसका हाई पॉइंट था एक्सट्रीमिज़म का, तो वो अब ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। शायद मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, एहसान साहब ने भी कहा, मुझसे एग्री नहीं करेंगे। आज बस मेरा को दिल चाह रहा है ऑप्टिमिस्टिक, भाई ईद का मौका है जी, है ना, कुछ तो भाई पॉजिटिव। असल में मजहबी इंतहा पसंदी की जगह सियासी इंतहा पसंदी, ये की बात। इसकी रीजनिंग भी दीजिए। हाँ, रीजनिंग बस यही है कि वो जो 2013-14 के अंदर पीक हमने देखी थी ना, जब हर हफ्ते यहाँ पे बम धमाके होते थे, तो आई थिंक उसका एक बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ है पूरी जनरेशन पे कि कम से कम यार ये नहीं चाहिए, और रियासत पे भी
और आई थिंक जो डिसीजन मेकर्स हैं उन पे भी एक कंसेंसस है, अंदर खाते ऊपर से जो मर्जी लोग कहते रहे, मगर अंदर खाते एक कंसेंसस है कि पाकिस्तान नहीं बच सकता अगर ये इंतहा पसंदी फैल जाए। तो करिकुलम में कुछ चेंजेस करने चाहिए फिर हमें? डेफिनेटली करिकुलम में तो वैसे भी चेंजेस करने चाहिए, सिर्फ एक्सट्रीमिज्म के हवाले से नहीं, वैसे ही बहुत चीजें ओवरऑल हमें जो है अपडेट करने की जरूरत है। अब देखिए ना एक फॉर एग्जांपल जो एजुकेशन एक में स्वीप कर रही है चीज, वो है जिसको हम कहते हैं IB सिस्टम, जो आपने भी और मैंने भी और इधर सारे लोगों ने, हमने या मैट्रिक या सीनियर कैम्ब्रिज वाला सिस्टम किया है। अब वो टोटली चेंज हो रहा है, जो स्वीडन और नॉर्वे वगैरह से सिस्टम नेदरलैंड से आ रहा है, वो है कि IB पे आप जाए। IB का मतलब ये है कि आपने जो है ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी, यू हैव टू लर्न बाय डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज वंडरफुल। अच्छा। तो आई थिंक इस पे सोचने की जरूरत है। लेकिन टीचर ट्रेनिंग यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट है। हाँ, वो बहुत जरूरी होगी इसके लिए, क्योंकि IB हो ही नहीं सकती जब तक कि आपके पास उस किस्म के टीचर्स ना हो। एग्जैक्टली। इफ़ा साहिबा, ये एक और एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने का जो टूल होता है किसी माशरे में, वो सॉफ्ट पावर होती है, कल्चर और आर्ट होती है। हमारे यहाँ पे ज़रा सा कोई जेन्युइन इशू पे कोई फिल्म बनाने की कोशिश करे, वो पहले ही बैन हो जाती है। इसका हल क्या है? इसका कंपैरिजन करें हिंदुस्तान से, तो वो जो नेटफ्लिक्स पे दीगर प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, हम तो कंपेरेबल भी नहीं है उससे। बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं। एक तो हमारी मार्केट बहुत छोटी है, ऊपर से हमारे दिमाग उससे भी छोटे हैं। अच्छा। तो ये तो बहुत लंबा एक सफ़र है, अल्लाह जाने 300 साल हम वैसे ही पीछे हैं। अब मुझे लगता है ज़रा 600 साल हो गए हैं। और जिस तालीम की अभी तैमूर साहब बात कर रहे हैं, वो तो 1 या 2% को नसीब होती है इस मुल्क में। और जो बाकी स्कूल ज़्यादा ही कह दिया, चलो बीकन हाउस और इस तरह कुछ थोड़े से मिडिल क्लास के स्कूल्स भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो जिस ये तालिबान की शायद बात कर रहे हैं, वो भी अभी दोस्ती है थोड़ी सी हुई भी उधर पेशावर वालों से, और जब वो इस्तेमाल करना चाहेंगे, मुझे तो शक है कि वो कर लेंगे उन्हें भी। लेकिन वैसे हमारे जो हैं, हम बहुत ज़्यादा फनाटिक हो चुके हैं, और ये 2-3 ही जो ऊपर के वाक़यात हैं, सरगोदा वाला, हलवे वाला, और ये घर घर की बात है जड़ावाला में, और जिस तरह की बातें आपको ट्विटर पे या इंस्टा पे भी, क्योंकि वो वहां तक पहुंच तो अब हर क्लास की हो गई है ना, तो उससे पता चलता है कि हम बहुत पीछे रह गए। उस तरह की बातों का वही रिजल्ट निकलना चाहिए, रिजल्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने निकाला है ये बिल लाके। देखिए, ये आजकल के हालात को शायद काबू करने के लिए उनकी शायद ज़रूरत बन गई है, क्योंकि जब अब खान साहब ही बोलूँगी मैं, अगर खान साहब खुद ही फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो फिर उनके चाहने वाले जो करोड़ों में हैं, वो वही फैला रहे हैं ना। मतलब अगर आप साइफर का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आके, और अब फिर आप कह रहे हैं मुझसे माफी भी मांगी जाए, बस वही ना। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब आपका प्रोग्राम भी बंद ना हो जाए और मैं भी उठाई ना जाऊं। लेकिन आई थिंक वी आर, अभी मैंने अपने लाइफ टाइम में जो देखा है, मैंने इतनी नफसा नफसी, इतनी कंफ्यूजन, इतनी फ्रस्ट्रेशन, और कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना एंजाइटी मैंने नहीं देखी। ये वो वाले हालात हो चुके हैं कि हर मिनट कुछ नया शोशा निकल रहा है, हर मिनट आपको एंजाइटी हो रही है, आपको जरा सुकून आता है कि चलो वो चाइना गए, अब कुछ होगा, तो साथ ही एक ट्विटर पे एक ट्वीट आ जाती है, फिर वो पागल हो जाती है दुनिया। और यू नो, इट्स मतलब पोलराइजेशन का बहुत इशू है। पोलराइजेशन भी चलो हो, लेकिन उसको जिस तरह एक्सप्रेस किया जा रहा है ना, That is very dangerous. ये मतलब अब I feel threatened going out now. पहले ये नहीं था कि बहस हो जाती है, शादियों पे भी होती थी, खानों पे भी हो जाती थी, बट अब ये बदतमीजी और खतरे तक बात आ चुकी है। मेरे जिस स्टांस की वजह से जिस तरह के थ्रेट्स मुझे आते हैं, चाहे वो किसी ने वैसे ही लिखती हो, बट दे आर डिस्टर्बिंग। और उससे पहले मैं PMLN को भी और पीपल्स पार्टी को भी क्रिटिसाइज करती रही हूँ। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली भी 2-3 बातों पे बिल्कुल इलेक्शन पे मैं देख रहा था आपने ट्वीट्स जो किए थे, बट ये रिएक्शन मैंने नहीं देखा था। और खान साहब का एक्चुअली इतना इन्फ्लुएंस है, बिकॉज बीइंग सच अ ह्यूज स्टार, मतलब वही बात है ना, शाहरुख खान थे वो पाकिस्तान के, तो इतनी कन्विक्शन से वो जो शाहरुख खान है, मतलब अब हाँ, लोगों के लिए तो अब भी हैं। चलिए नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इफ़ा साहिबा बात कर रही हैं
मुझे याद है पीटीआई के दौर में वुमेन जर्नलिस्ट ने एक एजेंडा बनाकर उस पर सिग्नेचर किए कि हमें सिस्टमेटिकली सोशल मीडिया पे अब्यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को कौन काउंटर करेगा अगर जर्नलिस्ट कम्युनिटी में कोई खातून ओपिनियन नहीं दे सकती अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि बाकायदा यहाँ से व्हाट्सएप के ज़रिए बाहर बैठे हुए अपने सोशल मीडिया वर्कर्स को कहा जाता है कि आज इफ़त उमर साहब की बारी है, आज उनको ट्रॉलिंग करनी है। मेरे पास सबूत है इन चीज़ों के, यानी वो ऐसी हवाई बात भी नहीं है। ये कहा जाता है कि आज मुजम्मल साहब की बारी, आज फलां को। अच्छा, उनके यहाँ फीलिंग क्या पाई जाती है? खान साहब के यहाँ भी ये फीलिंग पाई जाती है। वो कहते हैं बंदे को इतना सनब कर दो, उसको इतनी गालियाँ दो कि वो इस फील्ड से हट जाए, वो हमारे सामने बात करने के काबिल ना रहे। देखिए, मैं अभी राम साहब बात कर रहे थे ना, स्पोर्ट्स के बारे से हम बात करते हैं। कौमें आगे बढ़ती हैं खेल के मैदानों से, कौमें आगे बढ़ती हैं यूनिवर्सिटी से। वहाँ डिबेटिंग सोसाइटी हुआ करती थी, वहाँ हर ज़िले में मेले हुआ करते थे, आर्ट होती थी, फिल्में बनती थी। हमने क्या किया? हमने एक क्रिकेट को पकड़ा, सारे स्पोर्ट्स के बाकी मैदान बंद कर दिए, उसे भी पोलिटिसाइज कर दिया। अच्छा, उसको पोलिटिसाइज कर दिया। अब आप देखें, अगर उसमें मीडिया का बहुत बड़ा कसूर है। अच्छा, अगर मीडिया मतलब टेनिस को दिखाना शुरू कर दे, 1 महीना दिखाए, 2 महीने दिखाए, 3 महीने दिखाए, ये कौम टेनिस देखना शुरू कर देगी। आप फुटबॉल दिखाना शुरू कर देंगे, फुटबॉल देखना शुरू कर देगी। सेम उसी तरीके से जैसे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, आपको भी याद है, हमें याद है, ये तय किया गया कि वो बनी गाला से निकलेंगे, DSNG पे लाइव दिखाया जाएगा, वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, लाइव दिखाया जाएगा, वो कराची एयरपोर्ट उतरेंगे, लाइव दिखाया जाएगा, वो इमरान इस्माइल के घर खाना खाने जाएंगे, लाइव दिखाया जाएगा, उनकी डिशें बताई जाएंगी। फिर ये बताया जाएगा कि 5 बजे वो जो है वो कराची मज़ार क़ायद में पहुंचेंगे। आपको पूरा बयान, ये मीडिया की थ्योरीज है ना, कहते हैं ना कि हेजमनी होती है, आप हथौड़े की तरह मारते हैं किसी चीज़ को। जब वो आप मारेंगे तो फिर एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी फॉलोइंग बन जाती है। मैं आने से ये लोग कहते हैं जी कि बन गई जी, वो ठीक है, फॉलोइंग एहसान साहब की भी इतनी होगी, खान साहब की भी होगी, जवेद की इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। असाम साहब जो बता रहे हैं कि एक इंडोर कोर्ट नहीं है मुल्क में। सर देखिए, वही वजह है ना कि आपने उन खेलों को खत्म कर दिया। अगर वो इनको लाना चाहेंगे तो फिर बन जाएगा सब कुछ। आपने हॉकी खत्म कर दी, आपने फुटबॉल खत्म कर दिया। जब आप एक एजेंडे के तहत आते हैं, ये फैसला हुआ 2009-10 में कि आपने 2 पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करना है और एक शख्स को लेके आना है, उसको फिर ग्लैमराइज किया गया। ये पॉपुलिज्म जो होता है ना दुनिया में, आप मुझसे ज़्यादा हिस्ट्री से वाकिफ हैं, आप ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं मुझसे, मैं तो आपको सुनता रहता हूँ। डॉक्टर साहब को गुजारिश ये है कि ये जो पॉपुलिज्म है, ये सद्दाम हुसैन बहुत पॉपुलर था, क्या बना इराक का? आज गली कूचों में इराक तबाह बर्बाद हो चुका है। वो अमेरिका को ललकारा करता था ना, कोई अमेरिका हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कर्नल कदाफी बहुत पॉपुलर था, पॉपुलिज्म था। लिबिया के लिए आप देखें, लिबिया में इतनी दौलत थी कि शादी के लिए पैसे भी स्टेट देती थी। आज लिबिया तबाह बर्बाद हो चुका है। यानी जब पॉपुलिज्म को आप इख्तियार करते हैं, ललकारते हैं, दुनिया को हम ललकार देंगे तो इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बनती है। ये मुझसे ज्यादा बेहतर जानती, मौला जट फिल्म जब लॉन्च हुई तो आपके देहातों में, गलियों में लोग गले में वो जो क्या होते थे, तवीतड़ी वो पहन के घूमते थे, हाथ में गंडासा लेके आ गए। और फिर सोसाइटी ने और आपकी पुलिस ने डिसाइड किया कि इतने ज़्यादा लोग वो बन गए हैं मौला जट, गली गली महल्ले महल्ले में, को आपको फिल्म पुलिस भेज के सिनेमाओं से उतरवानी पड़ी। याद आपको कि ये सोसाइटी तबाह कर रही है। पहले जब मौला जट, तो जब आप देखिए, मौला जट का कल्चर हर जगह पसंद है। आज मैं आपसे कहूँ, अभी ईद का शो है, लेकिन आप अभी ईद की शो में ऐलान कर दें कि मैं अगला शो करूंगा अमेरिका को, जो बाइडेन को बताऊंगा, आपके लाख फॉलोअर अभी आ जाएंगे। अच्छा मशवरा दिया वैसे आपने, मशवरा अच्छा दिया आपने, सोशल मीडिया की वजह से ये सब कुछ सफर किया का कल्चर है, उससे देखिए, उससे आपकी शायद फॉलोइंग बढ़ जाती है, आपकी पॉपुलिज्म बढ़ता है, लेकिन आप सोसाइटी आपकी इनेतात का डिवाइड होती है। बिल्कुल, वो आप आज इस जगह पे आ चुकी है। आज अब किसी के साथ डायलॉग नहीं कर सकते। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, और ये सियासतदानों को भी हमने देखिए, माजी में हमने मियां नवाज शरीफ को वहां पहुंचाने की कोशिश की। मियां नवाज शरीफ 97 में जीते, हमने कहा जी वो उम्मत मुस्लिमा की हीरो होने चाहिए, उनको अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए, हमने बनाना शुरू कर दिया। और ये जब खान साहब आए, हमने खान साहब को अब मुर्शिद का लफ्ज़ तसव्वुर कीजिए, यानी अगर खान साहब ने मुर्शिदी पकड़नी है तो फिर मेरे ख्याल में मुर्शिदों को चाहिए वो मुर्शिदी छोड़ ही दें। बिल्कुल। असम, ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, एक कल्चर का भी इशू है पाकिस्तान में। इनिशियल स्टेज पे ही मतलब फैमिली लेवल के ऊपर बच्चे को डिस्करेज बहुत से लोग करते हैं कि यार अगर खेलोगे कूदोगे तो ख़राब ही होगे। तो बहुत से ड्रीम्स बच्चों के वहीं पे टूट जाते हैं, इससे पहले वो प्रोफेशन में जाएं या फिर कहीं और जाके उसको परसू करें। स्पोर्ट्स को या फिजिकल एक्टिविटी को देखने का अंदाज अब तक आपको लगता है नेगेटिव है ओवरऑल पाकिस्तान में?
नहीं, अभी देख लें क्रिकेट में जो हो रहा है वो हालात तो बुरी है ना, जब कोई अल्लाह माफ़ी कोई मैच हार जाए पाकिस्तानी टीम तो आपको ही पता है क्या होता है उनके बेचारों के साथ। एंड अगर अमेरिका से हार जाए फिर वैसे होना चाहिए फिर तो बनता भी है वैसे। अच्छा। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी लोगों ने कहा वीडियोज़ बनाए, इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत डिफरेंट है, कल्चर वही है। बात आई थिंक हमें पता नहीं क्या हो गया है कि गोरों की ज़्यादा सुनते हैं, हम अपने लोगों की नहीं सुनते। अब हमारे भी लोग बहुत कंपैटिबल होते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हमने उनकी नहीं सुननी। लेकिन हम आके वही बात करेगा, गैरी किर्स्टन को लेके आए हैं जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था, यहाँ वो भी बेचारा परेशान है कि क्या एग्जैक्टली ना। तो वही चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी। बड़े आपके वर्ल्ड कप प्लेयर्स रह चुके हैं पास वाले, उनको इंगेज करें, सारी चीज़ें करें। एंड लेकिन जिस सर बात कर रहे थे, एक गेम क्रिकेट के मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खेलता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ, वर्ल्ड कप भी देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आई थिंक यू नीड टू हैव सबको उतना ही एटलीस्ट किया जाए। इंग्लैंड में फुटबॉल से बड़ी गेम कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बाकी स्पोर्ट्स को भी उतनी कवरेज मिलती है, एटलीस्ट टेनिस को भी मिल रही है, क्रिकेट को भी मिल रही है, बाकी गेम्स को भी मिल रही है। तो अटेंशन जो है गवर्नमेंट की सारी तरफ होनी चाहिए। अब जब अमेरिका का मैच हुआ था, आई एक्चुअली वेंट टू वॉच पाकिस्तान सऊदी अरेबिया फुटबॉल मैच, इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, या ह्यूज, कुछ 40,000 50,000 बंदा गया। तो वही है, अपॉर्चुनिटी दें अपने लोगों को, बाकी स्पोर्ट्स भी दिखाएं, स्टेडियम भर जाएंगे। आप देखें वीडियो में 40-50,000 लोग नजर नहीं आए, कवरेज नहीं हुई, क्योंकि वो क्रिकेट का मैच लगा हुआ था उसी दिन, पाकिस्तान का अमेरिका से भी मैच हो रहा था, ओवरशैडो तो हो गया। लेकिन आई वाज देयर लाइव, सो आई सॉ कि क्या पोटेंशियल है, और है सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होने चाहिए पाकिस्तान में जो कि खत्म हो चुके हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। असम, लुकिंग बैक इन योर ओन करियर, आपको व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, अगर कोई मैच आपको याद आए जिसमें बहुत ही स्क्वीज हो गया हो, स्कोर भी लास्ट स्टेज तक यू हैड टू कम्पीट? भाई मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ जो मेरे करियर में रही है, इट ऑलवेज बीन टू फॉर मी टू बी आइडेंटिफाइड एज अ टेनिस प्लेयर इन माई कंट्री। दुनिया जानती थी मुझे कि पाकिस्तानी खेल रहा है बाहर, पाकिस्तान के अंदर मेरी आइडेंटिटी थी। वो सबसे ज़्यादा जो मेरा गोल था ना, बेसिकली ड्रीम थी कि लोग मुझे जहांगीर खान की तरह स्कॉच के साथ आइडेंटिफाई करें, वसीम अकरम वकार, यूनुस खान साहब के तरह क्रिकेट से। तो जब टेनिस की बात हुई तो लोगों को पता हो कि सामुल कुरैशी कोई टेनिस प्लेयर था। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के फॉर माई पीपल टू रिकग्नाइज मी एज अ टेनिस प्लेयर। हालांकि आपने फेडरर को और हाँ जी, फेडरर को भी हराया, उससे पहले मैंने जोकोविच को भी, नदाल को भी, एंडी मरे को भी। लेकिन जिस तरह का आई फेल्ट कि पाकिस्तान को पता लगना चाहिए, नहीं हुआ। 2010 में फिर जब यूएस ओपन का फाइनल खेला और समथिंग आई सेड फॉर माय कंट्री, उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन था उसमें फिर मुझे रियलाइज कि यार अच्छा, नाउ आई एम हेयर। अब जो 20 साल खेलता रहा हूँ, लोगों को एटलीस्ट अब पता है कि देयर इज अ टेनिस प्लेयर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल लेवल, एट द हाईएस्ट लेवल बेसिकली। बोपन्ना के साथ जो आपकी पार्टनरशिप थी, उसके बारे में कुछ बताएं। व्हाई वाज इट सो क्रिटिकल इन योर करियर? वो जिस तरह वो बात कर रहे हैं, अगर कोई आप ट्वीट कर दें अमेरिका के बारे में या किसी बाइडन के बारे में, तो आई थिंक प्लेइंग विद एन इंडियन नोबडी एवर इमेजिन्ड। हम तो हमेशा अगेंस्ट ही खेलते रहे हैं, एंड राइवलरी जो है, जो मैंने शुरू में बात की कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अलग रखना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट आई स्टूड फॉर, आई स्टिल स्टैंड फॉर। और उसी की बेसिस पे अभी इंडिया की टीम इस साल पाकिस्तान भी आई फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री डेविस कप खेलने के लिए। हमेशा वो मैचेस हम न्यूट्रली खेलते रहे हैं, और इसीलिए मैं पीसीबी को भी कहता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में प्लीज़ इंडिया की वजह से अपनी सारी ट्रॉफी वहाँ पे ना ले जाएं। ये अपना कुछ तो अपना आप इज्जत रखें आप लोग, यू नो। अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो उनके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवा लें यार। दुनिया उतनी आएगी, आपके स्टेडियम भरेंगे फिर भी। बट आई थिंक पीपल, जो हमारी कौम है, बहुत स्पोर्ट्स लविंग पीपल हैं। इंडिया आए ना आए, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी इज गोना बी एन अनबिलीवेबल इवेंट फॉर पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से तो इंडिया को आना चाहिए। टू बी फेयर, अगर हम बाहर जाके उनके साथ खेल सकते हैं तो उनको भी यहाँ पे आगे खेलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ही एक कल्चरल एक्सचेंज जो है ना वो पॉसिबल होगा। बहुत जरूरी है। दुआ, ये जो मलिक साहब ने अभी बात की, इफ़त ने भी की बात, बीइंग अ वुमेन जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री, इशू ये होता है कि अगर आप कोई राय दे दें तो उसके बाद दुश्मनी हो जाती है और आप पब्लिक इवेंट्स में नहीं जा सकते, या फिर गालम गलोच का कल्चर है। आपको पर्सनली फेस करना पड़ा कभी ये? बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं ट्विटर पे बिल्कुल खामोश हो गई। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली मेरा जो शो है, आप जानते हैं, उस तरह का कोई मेरा वो कमेंट्स नहीं होते। अगर कोई एक्सपर्ट के कमेंट हैं और उसमें लिफाफा, और मैंने अयाज साहब से कहा कि सर ये लिफाफा दिलवा ही दे ये कहाँ से मिलता है लिफाफा? किसी को नहीं पहुंचे आज तक। बिल्कुल ऐसे। तो बहुत ज़्यादा, और आपको पता है फिर आप खुद भी अनईजी हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बेसिकली, क्योंकि वो जिस तरह की गालियाँ होती हैं, वो आपकी माँ जो घर बैठी है, जिसको आइडिया ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, तो वहाँ तक भी नहीं छोड़ते। तो ये बहुत बुरा कल्चर है।
अच्छा मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ा पॉजिटिव साइड्स भी देखनी चाहिए। ये जिस तरह बात हो रही है ना स्पोर्ट्स की, अगर आपके खेल के मैदान आबाद हैं तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छे माइंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पिछले कोई 7-8 सालों में हमने सिर्फ अपने छोटे छोटे बच्चा जो है गली में आप किसी से भी बात करें वो उसको लगेगा ये नवाज शरीफ जरदारी चोर हैं और इमरान खान जो हैं ये बहुत बड़े मसीहा है। मतलब ये उनके माइंड में डाल दिया गया है और ये हमारी एजुकेशन है। अब वो एजुकेशन नहीं रही करिकुलम में कि जी हमने बच्चों का बड़ा हेल्दी माइंड बनाना है, उनको स्पोर्ट्स लवर बनाना है, उनको अच्छी एक्टिविटीज देनी है, उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी है। अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। स्कूल कॉलेजेस आप कहीं भी चले जाएं यही डिवाइड नज़र आता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये डिवाइड है। एज अ विमेन जर्नलिस्ट बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी मुझे और करनी पड़ रही हैं। आप किसी चीज पे कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा अगर आपने कमेंट करना है तो फिर अपना दिल बड़ा कर लें। ये इफ़त उमर साहिबा तो बहुत बेहतर तरीके से जानती है। फिर आपके अंदर ये करेज होनी चाहिए कि आपको कोई कुछ कह रहा है ना तो आप कान बंद कर लें। तो एक्चुअली मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं ऐसा कर नहीं सकती। तो मुझे आसान रास्ता यही नजर आता है, बस भाई कह दिया ना जो कह दिया तो आप कमेंट ना करो क्योंकि सोशल मीडिया बेसिकली एक ऐसी साइट है जहाँ पर सब कुछ शुतर बेमहार है। कोई कुछ आपको कह दे, कोई अखलाकियात नहीं, कोई नॉर्म्स नहीं, कोई वैल्यूज नहीं। तो मुझे लगता है कि आप अपना काम करें ईमानदारी के साथ, फिर जो कहता है वो अपने और कमेंट्स ना पढ़े। यस कमेंट्स ना पढ़े, सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो नाज़रीन बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आज हमने अपने मेहमानों से की और कल भी इसी गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो दूसरा हिस्सा आप ईद के दूसरे रोज मुलाहिजा कर सकते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।